बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्टोरेज क्लासेस। An identified storage class determine its storage duration, scope and linkage। यहाँ पे हम सिर्फ स्टोरेज ड्यूरेशन, स्कोप की बात करेंगे। लिंकेज की बात अगर आपने पढ़ना होगा वो आप चैप्टर नंबर 14 है, डिटेल हाउ सी हाउ टू प्रोग्राम, वहाँ पे आप इसको फर्दर पढ़ सकते हैं। तो स्टोरेज क्लास स्पेसिफाइड्स के अंदर स्टोरेज ड्यूरेशन का मतलब ये होता है कि हाउ लॉन्ग एन ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट इन मेमोरी, और स्कोप का मतलब ये होता है वेयर ऑब्जेक्ट कैन बी रेफरेंस्ड इन प्रोग्राम। तो जब भी हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, वो किसी ना किसी स्टोरेज क्लास से बिलोंग करता है। तो ड्यूरेशन, जो स्टोरेज ड्यूरेशन हमें कैसे पता चलती है किसी भी वेरिएबल की, आइडेंटिफायर्स की, कि उसको हम वो किस स्टोरेज क्लास के साथ बिलोंग करता है। और स्कोप यानी कि हम उसको कहाँ कहाँ रेफरेंस कर सकते हैं, कहाँ कहाँ एक्सेस कर सकते हैं, कहाँ कहाँ वो विजिबल है हमारे प्रोग्राम में, ये डिपेंड करता है। ये से हम कहते हैं स्कोप। यानी ये भी डिपेंड करता है कि वो हमारा जो आइडेंटिफायर है या फंक्शन है या ऑब्जेक्ट है, वो कौन सी स्टोरेज क्लास से बिलोंग करता है। जो हमारी स्टोरेज क्लासेस हैं कैन बी स्प्लिट इनटू टू ड्यूरेशंस। एक तो है ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास, स्टोरेज ड्यूरेशन है, दूसरी स्टैटिक स्टोरेज ड्यूरेशन। ऑटोमेटिक स्टोरेज ड्यूरेशन जो होती है, इसमें जो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वो हम किसी न किसी ब्लॉक के अंदर क्रिएट करते हैं, और जब तक वो ब्लॉक एग्जिस्ट करता है, वो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है। जैसे ही हम ब्लॉक से बाहर निकलते हैं तो वो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसमें हम जो ऑटोमेटिक स्टोरेज ड्यूरेशन है, इसमें जो हम जो कीवर्ड्स हम यूज़ करते हैं वेरिएबल्स के साथ या ऑब्जेक्ट के साथ, उसमें एक ऑटो है, एक दूसरा है रजिस्टर। ऑटो जो है वो डिफ़ॉल्ट है फॉर लोकल वेरिएबल्स, और हम जब भी लोकल वेरिएबल क्रिएट करते हैं किसी ब्लॉक के अंदर, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसके साथ ऑटो लगा होता है, कीवर्ड लगा होता है। हमें खुद से उसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती। जो ऑटो वेरिएबल्स होते हैं उनको हम वो उस वक्त तक एग्जिस्ट करते हैं जब तक वो ब्लॉक जिसके अंदर हमने उसको क्रिएट किया हुआ है वो एग्जीक्यूट हो रहा होता है, और उसका स्कोप जो होता है विद इन दैट ब्लॉक होता है। यानी उसको हम ब्लॉक के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं, उस ब्लॉक से बाहर हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। सर रजिस्टर कीवर्ड हम यूज़ करते हैं, ये भी हम ऑटो जो लोकल वेरिएबल्स हैं उनके साथ हम यूज़ करते हैं। ये हम तब यूज़ करते हैं, ऐसे वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं जिनको हम फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहे होते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर काउंटर वेरिएबल है या फिर हम एक रनिंग टोटल कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ऐसे वेरिएबल्स को हम रजिस्टर कीवर्ड यूज़ करते हुए क्रिएट करते हैं। जब हम रजिस्टर कीवर्ड यूज़ करते हैं तो वो क्या होता है, उन वेरिएबल्स को वो हाई स्पीड रजिस्टर्स हैं उनके अंदर वो प्लेस कर देते हैं। हाई स्पीड जो रजिस्टर्स हैं उनको जो एक्सेस जो बहुत फास्ट होती है, उसको फ्रीक्वेंटली एक्सेस करना आसान होता है। तो इसको हम थोड़ा सा आगे जाके डिस्कस करते हैं। Automatic storage is a mean of conserving memory because automatic variables exist only when they are needed. They are created when the function in which they are defined is entered, and they are destroyed when the function is exited. तो ये हम जो ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास जो है, इसे जो हम वेरिएबल्स यूज़ करते हैं, क्रिएट करते हैं, उसका पर्पस ये होता है कि हम मेमोरी बचा रहे होते हैं। यानी जब हम ये वेरिएबल्स अब उसी वक्त क्रिएट होते हैं जब इनकी हमें ज़रूरत होती है। जैसे ही हमें इनकी ज़रूरत ख़त्म होती है तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। Automatic storage is an example of the principle of least privilege, allowing access to data only when it is absolutely needed. Why have variables stored in memory and accessible when in fact they are not needed? तो इसी वजह से हम ये स्टोरेज क्लासेस यूज़ करते हैं, स्टोरेज ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास यूज़ करते हैं कि हमें यहाँ पे वही वेरिएबल यूज़ करने होते हैं, एक लिमिटेड टाइम के लिए यूज़ करने होते हैं। तो उस टाइम के बाद हमें, उस ड्यूरेशन के बाद हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती, तो हम उनको फिर अपनी मेमोरी जो है उसको हम फिर फ्री करवा लेते हैं उन वेरिएबल से। तो इसीलिए ये लोग ये फॉर एग्जाम्पल जो लोकल वेरिएबल्स हैं वो नॉर्मली हमें उस वक्त रिक्वायर होते हैं जब वो ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा होता है। The storage class specifier register can be placed before an automatic variable declaration to suggest
that the compiler maintains the variable in one of the computer's high-speed hardware registers. If intensely used, variables such as counters or totals can be maintained in hardware registers. The overhead of repeatedly loading the variables from memory into the registers and storing the results back into the memory can be eliminated. तो ये मैंने आपको जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये यहाँ पे सिर्फ वो वेरिएबल्स रखे जाते हैं जो कि फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। तो ये हमारा जो एक ओवरहेड है कि बार बार हम उसको फैच करके लेके आ रहे हैं मेन मेमोरी से और रजिस्टर्स के अंदर, फिर रजिस्टर्स दोबारा मेन मेमोरी में प्लेस कर रहे हैं, तो वो ओवरहेड हमारा बच जाता है, इससे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाती है। Often registered declarations are unnecessary. Today's optimizing compilers are capable of recognizing frequently used variables and can decide to place them in registers without the need of for a register declaration. तो आजकल के जो कंपाइलर ये रन टाइम पे खुद डिसाइड कर लेते हैं, हमें रजिस्टर कीवर्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। ये खुद से डिसाइड करते हैं कि किन वेरिएबल्स को रजिस्टर में प्लेस करना है और किन को नहीं करना। ओके, नेक्स्ट जो है वो है स्टैटिक स्टोरेज क्लास। स्टैटिक वेरिएबल्स एग्जिस्ट फॉर एंटायर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन और इनकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो ज़ीरो होती है। यानी स्टैटिक स्टोरेज जो ड्यूरेशन है, जो इस क्लास से बिलोंग करते हैं वेरिएबल्स, उनके जो उनकी जो एग्जिस्टेंस होती है थ्रू आउट द प्रोग्राम होती है। तो जब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है वो अपनी वैल्यूज को होल्ड करते हैं। वो फर्स्ट टाइम डिक्लेयर होते हैं जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन से पहले, वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने से पहले वो डिक्लेरेशन हो जाती है उनकी, उसके बाद दोबारा से वो री डिक्लेयर नहीं होते। और डिस्ट्रॉय कब होते हैं? जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाती है। तो इसके लिए हम जो टू कीवर्ड्स यूज़ करते हैं, एक स्टैटिक है, दूसरा एक्सटर्न। स्टैटिक जो है वो हम लोकल वेरिएबल्स के साथ हम यूज़ करते हैं फंक्शंस के अंदर। अगर हमने स्टैटिक कीवर्ड लगाया हुआ किसी भी लोकल वेरिएबल्स के साथ, तो वो अब बिलोंग करेगा स्टैटिक स्टोरेज क्लास के साथ। तो स्टैट उसकी वजह से उसकी एक तो लाइफ इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि आप वो जो वेरिएबल है वो ब्लॉक के एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद डिस्ट्रॉय नहीं होगा। दूसरा, अगर हमने उस वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं किया हुआ, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो वेरिएबल जो है वो ज़ीरो ज़ीरो से इनिशियलाइज हो जाएगा। स्टैटिक लोकल वेरिएबल डिफाइन फंक्शन, इसको हम फंक्शन में जो लोकल वेरिएबल है उसके साथ स्टैटिक कीवर्ड यूज़ करते हैं। कीप वैल्यू आफ्टर फंक्शन एंड्स ओनली लोन इन द ऑन फंक्शंस। एक्सटर्न जो होता है, ये कीवर्ड हम यूज़ करते हैं, डिफ़ॉल्ट कीवर्ड यूज़ करते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स के साथ। और ग्लोबल वेरिएबल्स का इसको हम यूज़ करते हैं और ये जो है यानी वेरिएबल्स के साथ यूज़ करते हैं, और जो फंक्शन डेफिनेशन हम लिखते हैं उसके बाद उसके साथ भी बाय डिफ़ॉल्ट ये कीवर्ड लगा होता है। और इसका फ़ायदा ये होता है कि इन वेरिएबल्स को हम या इन फंक्शंस को हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। Defining a variable as global rather than local allows unintended side effects to occur when a function that does not need access to the variable accidentally or maliciously modifies it. In general, use of global variables should be avoided except in certain situations with unique performance requirements. ये है कि जो ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, ये हम ग्लोबल वेरिएबल्स नॉर्मली हम अवॉइड करते हैं। इसका एक रीज़न ये है कि ग्लोबल वेरिएबल्स को आप अपने प्रोग्राम में प्रोग्राम का कोई भी पोर्शन आपका इनको एक्सेस कर सकता है और इनकी वैल्यूज़ को वो चेंज कर सकता है। तो हम जो है ग्लोबल वेरिएबल्स को फिर अवॉइड करते हैं कि हम इनको चेंज होने से बचाने के लिए कि हमारा डाटा जो है वो अनएक्सपेक्टेडली वो चेंज ना हो जाए। Variables used only in a particular function should be defined as local variables in that function rather than as external variables. आगे है using multiple storage class specifiers for an identifier. Only one storage class specifier can be applied when identifier. तो यानी एक ही वक्त में आप एक वेरिएबल को या तो लोकल बना सकते हैं यानी ऑटो बना सकते हैं, या उसको आप ग्लोबल बना सकते हैं यानी एक्सटर्नल वेरिएबल आप डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके बाद स्कोप रूल्स हैं। स्कोप रूल्स जो हैं, द स्कोप ऑफ एन आइडेंटिफायर इज द पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम इन विच द आइडेंटिफायर कैन बी रेफरेंस्ड।
पहले तो हमने बात की थी कि जो वेरिएबल्स हैं उनकी हमने ड्यूरेशन की बात की थी कि वो कब तक एग्जिस्ट करते हैं, वो अपनी वैल्यू कब तक होल्ड करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं स्कोप की कि अब हम उसको एक वेरिएबल को हम कहाँ कब और कहाँ कहाँ एक्सेस कर सकते हैं। जो ग्लोबल वेरिएबल्स हैं उनका जो स्कोप होता है वो फाइल स्कोप होता है, और उसको हम फाइल स्कोप की वजह से हम अपने प्रोग्राम में उसको किसी जहाँ भी डिक्लेरेशन के बाद हम उसको कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। Identify defined outside function known in all functions used for global variables, function definition and function prototypes। तो इसके लिए हम यूज करते हैं, यानी फाइल स्कोप में क्या होता है, नॉर्मली ग्लोबल वेरिएबल्स के लिए हम यूज करते हैं या फंक्शन डेफिनेशंस के लिए यूज करते हैं, क्योंकि इनको फिर हम एक्सेस कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में किसी भी अपने प्रोग्राम में किसी भी जगह पे। फंक्शन स्कोप क्या होता है? फंक्शन स्कोप ये होता है कि हम आपको वेरिएबल्स को सिर्फ उस फंक्शन की बॉडी के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं जहां पे हमने उसको डिफाइन किया हुआ है। फंक्शन स्कोप में नॉर्मली जो आते हैं वो लेबल्स आते हैं। लेबल्स क्या होते हैं? वो गो टू स्टेटमेंट के साथ हम लेबल यूज करते हैं जिसकी मदद से हम जंप कर सकते हैं विद इन अ फंक्शन, एक खास लेबल के ऊपर जो हमने डिफाइन किया होता है फंक्शन के अंदर किसी भी जगह पे, उसको हम उस पे उस लाइन पे हम जंप कर सकते हैं। इस केस के साथ भी हम लेबल्स यूज करते हैं। तो ये याद रखिएगा, ये जो गो टू स्टेटमेंट हम नॉर्मली स्किप करवा देते हैं, हम यूज नहीं करते, और उसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं काफ़ी ज़्यादा, उसकी जगह पे हम फिर लूप्स को प्रेफर करते हैं। ये नॉर्मली हम स्किप करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्टेटमेंट्स को। यानी हमने गो टू हम करेंगे, लेट्स से गो टू स्टार्ट करेंगे, तो जहाँ पे भी स्टार्ट लेबल लिखा होगा वो हमारे कंट्रोल को फंक्शन के अंदर उस स्टार्ट लेवल पे मूव करवा देगा कंट्रोल को। अच्छा, ब्लॉक स्कोप क्या होता है? यानी आपने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, उसका जो स्कोप होगा वो ब्लॉक स्कोप होगा। नॉर्मली जो वेरिएबल्स डिक्लेयर होते हैं, लोकल वेरिएबल जिसे हम कहते हैं, उनका जो स्कोप होता है वो ब्लॉक स्कोप होता है। इसमें अब जो चीज़ एक याद रखने वाली है, जो समझने वाली है, कि अगर हमने नेस्टेड ब्लॉक्स बनाए हुए हैं तो आउटर ब्लॉक में अगर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है वो अगर, और इनर ब्लॉक में हमने एक सेम नेम का वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, तो आउटर ब्लॉक का जो वेरिएबल होगा वो इनर ब्लॉक में हाइड हो जाएगा, यानी उसको हम इनर ब्लॉक में एक्सेस नहीं कर सकेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसलिए नॉर्मली हम आप जब वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे होते हैं तो हम उसमें कोशिश ये करते हैं कि वेरिएबल्स को हम फंक्शन जो ब्लॉक है उसके टॉप पे हम डिक्लेयर करें, और उसके अंदर जो नेस्टेड ब्लॉक्स है उसके अंदर हम वेरिएबल्स डिक्लेयर ना करें। उसकी वजह से ये एम्बिग्युइटी आ सकती है कि आप को चाह रहे होंगे कि जी आपका जो आउटर ब्लॉक में एक वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया हुआ है वो पूरे ब्लॉक के अंदर, इनर ब्लॉक के अंदर भी वही वेरिएबल एक्सेस हो। लेकिन अगर आप गलती से इनर ब्लॉक में भी आप सेम नेम का वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे तो आपका जो आउटर ब्लॉक का वेरिएबल होगा वो हाइड हो जाएगा। अभी हम एग्जांपल में अब आगे जाके देखेंगे कि ये कैसे होता है। तो फंक्शन प्रोटोटाइप स्कोप क्या होता है? यूज फॉर आइडेंटिफाइज इन पैरामीटर लिस्ट। तो नॉर्मली जो फंक्शन जो प्रोटोटाइप आप डिफाइन करते हैं उसके अंदर जो आपने आइडेंटिफायर्स डिक्लेयर किए होते हैं उनका जो स्कोप होता है फंक्शन प्रोटोटाइप स्कोप होता है। Okay, accidentally using the same name for an identifier in an inner block as is used for an identifier in an outer block, when in fact you want the identifier in the outer block to be active for the duration of the inner block। ये भी वही बात आ गई थोड़ी देर पहले हमने जो की थी कि अगर आपने इनर ब्लॉक में आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है और आप जो है उसी नेम का आपने एक आउटर ब्लॉक में भी डिक्लेयर किया हुआ है, और लेकिन आप चाहते ये थे कि आउटर ब्लॉक वाला वेरिएबल इनर ब्लॉक में भी अवेलेबल हो और उसी की वैल्यू यूज हो, तो यहाँ पे फिर ये प्रॉब्लम आ सकती है कि अगर आपने इनर ब्लॉक में सेम नेम का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया तो उसको प्रायोरिटी मिल जाएगी, और जब भी आप इनर ब्लॉक में जाके वेरिएबल को आप एक्सेस करेंगे तो इनर ब्लॉक में जो वेरिएबल डिक्लेयर किया होगा वो विजिबल होगा, आउटर ब्लॉक वाला वेरिएबल विजिबल नहीं होगा। यही रूल जो है वो लोकल और ग्लोबल वेरिएबल के पर भी अप्लाई होता है। यानी अगर आपने एक वेरिएबल जो ग्लोबल वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया हुआ है, अगर आपने उसी नाम का एक लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है तो लोकल वेरिएबल को प्रायोरिटी मिल जाएगी, और ग्लोबल वेरिएबल जो होगा वो ग्लोबल वेरिएबल जो होगा वो हिट हाइड हो जाएगा फंक्शन के अंदर।
Avoid variable name that hide names in outer scope. This can be accomplished simply by avoiding the use of duplicate identifiers in the program. यानी अगर आप चाहते हैं कि आप जो आपने आउटर ब्लॉक में जो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हुए हैं इनर ब्लॉक में भी वो विजिबल हो, तो आप कोशिश ही करें कि आप इन ब्लॉक के अंदर जो आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं उनके नेम डिफरेंट हो। इसी तरह अगर आपने ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है और आप कोई लोकल वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो कोशिश करें कि लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल के जो नेम्स हैं वो डिफरेंट हो। ये एक एग्जांपल है जिसके अंदर हमने थ्री फंक्शंस डिक्लेयर की हैं। फर्स्ट फंक्शन जो है वो एक लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर करता है, उसको यूज करता है। सेकंड जो है एक लोकल स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करता है और उसको यूज करता है। और थर्ड जो फंक्शन है वो हमारे पास एक ग्लोबल वेरिएबल एक्स इक्वल टू वन के नाम से बनाया हुआ है, इसको वो एक्सेस करता है और यूज करता है, उसकी वैल्यू को चेंज करता है। हम देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। मेन के अंदर हमने एक वेरिएबल लिया एक्स के नाम से। अब देखिए ये एक्स जो है और ये सेम नेम है ग्लोबल नेम की तरह का। तो जब हम ये वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे मेन के अंदर, तो इसको अब प्रायोरिटी मिल जाएगी ग्लोबल वेरिएबल के ऊपर। अब जब हम यहाँ पे मेन में आके एक्स वेरिएबल को एक्सेस करेंगे तो वो एक्स इक्वल टू वन प्रिंट नहीं करेगा बल्कि एक्स इक्वल टू फाइव प्रिंट करेगा। उसके बाद नेक्स्ट में हमने क्या किया है, मेन के अंदर ही हमने एक और ब्लॉक बना दिया है। ये इनर ब्लॉक है और इनर ब्लॉक के अंदर हमने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया एक्स के नाम से जिसको हमने सेवन से इनिशियलाइज किया। अब इनर ब्लॉक में क्या होगा, ये जो आउटर ब्लॉक के अंदर जो एक्स पड़ा हुआ है ये हाइड हो जाएगा। अब इनर ब्लॉक में जो हमने एक्स के नाम से वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है वो एक्सेसिबल होगा और यहाँ पे जो वैल्यू प्रिंट होगी वो सेवन प्रिंट होगी। फिर हमने फंक्शंस कॉल किए हैं, यूज लोकल फंक्शन और यूज स्टैटिक, लोकल, यूज ग्लोबल। ये थ्री फंक्शंस हैं। इन थ्री फंक्शंस को हमने ट्वाइसली रिपीट किया अपने प्रोग्राम के अंदर। और उसके बाद हमने जब जैसे हम इनर लूप से बाहर निकले, निकलने के फॉर्म हमने एक्स की वैल्यू दोबारा प्रिंट करवाई है। जैसे हम इनर ब्लॉक से बाहर निकलेंगे तो दोबारा हमें आउटर ब्लॉक में जो एक्स पड़ा हुआ है वो अवेलेबल हो जाएगा, यहाँ पे फाइव वो प्रिंट करेगा। ये फंक्शंस कॉल करने के बाद जब हम जैसे ही दोबारा मेन में वापस आएंगे तो यहाँ पे जो एक्स हमने मेन के अंदर डिक्लेयर किया हुआ है वो हमें एक्सेसिबल होगा, ग्लोबल वेरिएबल यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं होगा, तो यहाँ पे वो फाइव प्रिंट करेगा। उसी तरह अगर हम देखते हैं कि यूज लोकल फंक्शन क्या कर रहा है, वो एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा है एक्स के नाम से, 25 से उसको इनिशियलाइज कर रहा है, उसको 25 की जो वैल्यू है वो प्रिंट कर रहा है स्क्रीन के ऊपर, इंक्रीमेंट कर रहा है वन का। इंक्रीमेंट करने के बाद जो उसमें जो डायरेक्ट 25 पे जब वन का इंक्रीमेंट करेंगे तो 26 हो जाएगा। तो 26 उसने प्रिंट किया स्क्रीन के ऊपर। तो जब हम जैसे ही इस फंक्शन से बाहर निकलेंगे तो अम, ये जो वेरिएबल होगा एक्स वेरिएबल जो कि यहाँ का लोकल वेरिएबल है ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और जब हम दोबारा इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये एक्स जो है दोबारा से इनिशियलाइज होगा 25 के साथ, और ये 25 प्रिंट करेगा, उसमें इंक्रीमेंट करेगा और 26 प्रिंट करेगा। तो उसके बाद हम नेक्स्ट जो देखते हैं वो है स्टैटिक। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो एक्स वेरिएबल जिसको हमने जिसके अंदर हम जो लास्ट वैल्यू रखी थी हम दोबारा इस फंक्शन को कॉल करें और जो लास्ट वैल्यू वो हमें अवेलेबल हो, तो हम इंस्टेड कि हम यहाँ पे सिंपल इंटीजर एक्स इक्वल टू 50 लिखते हैं। हमने इसके साथ कीवर्ड यूज किया स्टैटिक का। अब ये स्टैटिक कीवर्ड की वजह से अब ये इसकी जो ड्यूरेशन है वो इंक्रीज हो गई है। अब इसकी जो लाइफ है वो कितनी हो गई है, थ्रू जब तक आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तब तक ये अपनी वैल्यू को होल्ड करेगा जो लास्ट वैल्यू उसमें आपने प्लेस की होगी। जो स्टैटिक वेरिएबल है ये डिक्लेयर कब होगा, जैसे ही फंक्शन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन से पहले ये डिक्लेरेशन हो जाएगी इसकी, और इसके अंदर ये 50 प्लेस हो जाएगा। अगर हम इसको इनिशियलाइज नहीं करते किसी भी वैल्यू के साथ तो बाय डिफॉल्ट स्टैटिक जो सोच क्लास के जो वेरिएबल्स हैं उनके अंदर जीरो पड़ा होता है। तो यहाँ अगर यहाँ पर हमने इसको 50 से इनिशियलाइज किया हुआ है तो ये फर्स्ट टाइम 50 से इनिशियलाइज हो जाएगा, ये 50 प्रिंट करेगा, वन का इंक्रीमेंट होगा, 51 हो जाएगा। जैसे इस प्रोग्राम से इस फंक्शन से बाहर निकलेंगे तो ये वेरिएबल डिस्ट्रॉय नहीं होगा, बल्कि जो हमने इसके अंदर 51 रखा था वो 51 इसके अंदर पड़ा होगा। अगर हम दोबारा से इस फंक्शन को कॉल करते हैं तो वो क्या करेगा, एक्स के अंदर अब 51 प्रिंट करेगा, 51 के अंदर इंक्रीमेंट करेगा वन का, और फिर वो 52 प्रिंट करेगा। यानी कि अब वो दोबारा से 50 से स्टार्ट नहीं करेगा उस वेरिएबल की वैल्यू को। उसके बाद यूज ग्लोबल, ग्लोबल जो है इसके अंदर हमने क्या कर रहे हैं, इसे हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया एक्स नाम का। तो ये जब हम एक्स को यहाँ पे एक्सेस करेंगे तो ये एक्स जो वेरिएबल है ग्लोबल वेरिएबल है। तो ये ग्लोबल में हमने वन रखा हुआ तो ये तो यहाँ पे वन प्रिंट होगा।
यहाँ पे हमने क्या किया है, एक्स को मल्टीप्लाई किया 10 से, और उसमें एक्स में उस वैल्यू को प्लेस किया है। तो 1 इंटू 10 10 की इक्वल होता है, तो 10 जो एक्स में 1 पड़ा हुआ था वो रिप्लेस हो जाएगा 10 से। और दोबारा जब हम उस ग्लोबल की वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो ये 10 प्रिंट करेगा। अब ये जो ग्लोबल वेरिएबल है इसकी वैल्यू जो है वो अपडेट हो गई है मेमोरी के अंदर। जब हम फंक्शन से बाहर निकलेंगे तो ये चूंकि ग्लोबल वेरिएबल है, ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा। ये इसके अंदर जो लास्ट वैल्यू हमने रखवाई है वो अवेलेबल होगी। तो हम इस ग्लोबल वेरिएबल फंक्शन को यूज ग्लोबल को दोबारा से कॉल करेंगे, तो यहाँ पे एक्स में अब 10 पड़ा होगा। अब 10 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा, तो ये 100 प्रिंट करेगा और फंक्शन से बाहर निकल जाएगा। अब एक्स के अंदर 100 पड़ा होगा। ये इसका आउटपुट है। ये लोकल हमने मेन के अंदर एंटर हुए, तो हमने वहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया था, उसमें 5 प्लेस किया था, तो एक्स में 5 पड़ा हुआ है। फिर हम इनर ब्लॉक में गए थे, और इनर ब्लॉक में हमने एक और वेरिएबल क्रिएट किया था एक्स के नाम से, उसमें हमने 7 प्लेस किया था, तो 7 पड़ा हुआ उसके अंदर। जैसे ही हम इनर ब्लॉक से बाहर निकले, इनर ब्लॉक वाला एक्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और यहाँ पे हमें दोबारा से मेन के जो आउटर आउटर ब्लॉक के अंदर जो 5 पड़ा हुआ था वो एक्सेसिबल हो जाएगा। ये 5 प्रिंट कर दिया। फिर हमने फंक्शन कॉल किया था यूज लोकल का, उसने एक्स वेरिएबल क्रिएट किया, उसके अंदर 25 प्लेस किया, फिर उसके अंदर 1 का इंक्रीमेंट किया, 26 हो गया। जैसे हम फंक्शन से बाहर निकलेंगे तो ये एक्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर हमने स्टैटिक यूज स्टैटिक लोकल वाला फंक्शन कॉल किया, उसमें हमने एक्स को एज ए स्टैटिक लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ था। अब स्टैटिक जो वेरिएबल है उसको हमने इनिशियलाइज किया था 50 से, तो उसने 50 प्रिंट किया, 1 का इंक्रीमेंट किया, और उसके बाद हम जैसे फंक्शन से बाहर निकलेंगे, अब ये वेरिएबल डिस्ट्रॉय नहीं होगा, इसके अंदर 51 पड़ा होगा। फिर हमने ग्लोबल यूज ग्लोबल फंक्शन कॉल किया। ग्लोबल फंक्शन के अंदर हमने 1 रखा हुआ था, तो 1 प्रिंट किया उसने, उसको हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, तो एक्स में अब 10 आ गया। अब जैसे हम इस प्रोग्राम से बाहर, इस फंक्शन से बाहर निकलेंगे, तो एक्स वेरिएबल डिस्ट्रॉय नहीं होगा, बल्कि उसके अंदर 10 पड़ा रहेगा। फिर हमने यूज लोकल वेरिएबल फंक्शन को दोबारा से कॉल किया, तो उसने क्या किया, एक्स वेरिएबल को दोबारा से डिक्लेयर किया, 25 से इनिशियलाइज किया उसको, 25 आ गया, और उसमें 1 का इंक्रीमेंट किया, 26 आ गया। तो उसके बाद हमने यूज स्टैटिक लोकल फंक्शन को कॉल किया है। उसमें हमने जब हमने उस फंक्शन में लास्ट टाइम जब बाहर निकले थे, तो एक्स के अंदर हमने 51 प्लेस किया था, तो जब वापस दोबारा हम उस फंक्शन में आएंगे तो एक्स में 51 पड़ा होगा, तो 51 प्रिंट हुआ, और उसमें 1 का इंक्रीमेंट हुआ, 52 हो गया। अगर इसको हम दोबारा से कॉल करते हैं तो वो 52 प्रिंट करेगा अब। ओके। हम आप उसके ग्लोबल हमने जब हमने फंक्शन को एक्सेस किया था यूज ग्लोबल, तो उसने एक्स के अंदर 10 प्लेस किया था। अब दोबारा वापस जब हम उस फंक्शन को दोबारा कॉल करेंगे तो वो 10 प्रिंट करेगा, और 10 के अंदर 10 का मल्टीप्लीकेशन करेगा। 10 के अंदर 10 मल्टीप्लाई किया तो 100 हो गया, तो ये 10 और 100 प्रिंट हो गया स्क्रीन के ऊपर। और उसके बाद हमने दोबारा से मेन में आए, और लोकल वेरिएबल जो है वो हमने प्रिंट किया, और उसके अंदर अब देखें लोकल वेरिएबल में अभी भी 5 ही पड़ा, उसको हमने चेंज नहीं किया था। ओके क्लास, यहाँ ये आज का जो टॉपिक है वो यहीं तक है। तो और नेक्स्ट टॉपिक हम इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।